नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में संकट तो था, लेकिन राजनीति ने ऐसी पलटी मारी कि कल तक नहीं बल्कि आज तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे थे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम माने उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और 7:30 बजे वो शपथ ग्रहण भी करेंगे। बीजेपी उनको समर्थन देगी। राजनीति में ये कौन सी चाल चली गई है, इसके पीछे क्या मकसद है, ये विश्लेषक अपने अपने ढंग से बता रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति ने खास तौर से हिंदुत्व के मुद्दे पर एक नई धार देने का काम किया है। अब वो धार कितनी तेज होगी, कितनी प्रभावी होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज हम अपनी इस चर्चा में इस पर भी अपने मेहमानों से प्रतिक्रिया लेंगे और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष विहीन राजनीति होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज्य होगा और 2024 के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि विपक्ष के पूरा मैदान खाली है और वहां कोई भी बात नहीं हो रही। अगर बात भी हो रही है तो एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बैठक में निर्णय लिया। बैठक में यह निर्णय लिया है कि जो हारी हुई 14 सीटें हैं, जिनमें एक सीट कांग्रेस के पास है, रायबरेली की सोनिया गांधी, 3 सीटें सपा के पास है, जिसमें प्रमुख रूप से मैनपुरी मुलायम सिंह के पास है, और 10 सीटें बीएसपी के पास। इन सभी सीटों को जीतना है इस बार, माने सीधे सीधे 80 में 80 सीटें जीतनी है, ये लक्ष्य बनाया गया है। बाकायदे रणनीति बना ली गई है। 4 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, अन्नपूर्णा देवी, अश्विनी वैष्णव और साथ में जितेंद्र सिंह को लगाया गया है। इनको कमान सौंपी गई है और कहा गया है कि आप ये जो जितने भी 14 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें जाइए, भ्रमण कीजिए और इनको जिताइए। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों के जुम्मे काम है, काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जुम्मे भी है, काम विधायकों के भी जुम्मे है और काम वहां के नेताओं के जुम्मे भी है, समीक्षा भी होगी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इसके पीछे राजनीति क्या है। राजनीति ये है कि आजमगढ़ और साथ में रामपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सपा के गढ़ को ध्वस्त किया, उससे उत्साह मिला, एक नई चेतना। और ये कहा गया है कि जब हम रामपुर और आजमगढ़ को तोड़ सकते हैं तो सोनिया गांधी के रायबरेली को क्यों नहीं, मुलायम सिंह के मैनपुरी को क्यों नहीं, और वैसे तो मुरादाबाद और संभल, बसपा के बिजनौर, सहारनपुर, ये सब क्षेत्र हैं। तो क्या वास्तव में अब वो समय उत्तर प्रदेश में आएगा कि कांग्रेस तो एक किनारे हो गई, कोई बात नहीं, एक सपा बची थी, बसपा बची थी। बसपा के हालात सबको मालूम है। हालांकि आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने आज एक बड़ा निर्णय लिया कि नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, मतलब जमीनी हकीकत, अपने वोट को समेटेंगे। और इसके लिए मायावती ने बड़ा मंथन किया है और ये कहा है कि नगर निगम के चुनाव को बहुत तेजी के साथ अभी से प्रत्याशियों का चयन, संगठन की मजबूती, आज का काम सौंप दिया। तो बसपा
और सपा के जो हालात है सबको मालूम है। वहां पर तो अब लगता है कि गठबंधन में ही दरार हो जाएगी। अभी तक महान दल गुस्से में चला गया, राजभर लगातार तंज कस रहे हैं, और साथ में जो जनवादी पार्टी है उसके संजय चौहान भी तेवर दिखा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतेगी, 2024 को फतेह करेगी, और क्या विपक्ष बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से फैजल सिद्दीकी जी। फैजल सिद्दीकी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से जुड़ गए हैं तोफैल अहमद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं अभिषेक मोनू, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र पर। फैजल, ये बताइए कि महाराष्ट्र में कल तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, आज भी ऐसा लगा कि आज शाम को होगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और वो 7:30 बजे शपथ भी लेने जा रहे हैं। क्या बात हो गई? बहुत अच्छा निर्णय जी। और इस निर्णय से आपको इस चीज का आभास होगा कि भारतीय जनता पार्टी मात्र सत्ता में रहने के लिए राजनीति नहीं करती है जी। जो ये विधायक शिवसेना के जिनकी भावनाएं आहत हुई क्योंकि शिवसेना ने अपने वास्तविक व्यवहार से अलग हटके काम करना प्रारंभ किया, तो जो बाला साहब के समय की शिवसेना थी, जो उसके विचार थे, उनसे अलग हटके जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनके विधायकों को ये चीज हजम नहीं हुई। उन विधायकों ने जब असहयोग किया तो आज निश्चित रूप से उन विधायकों की मानसिकता को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय लिया है। हम कहीं से सत्ता की लालच में नहीं, हम जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हैं और जनता जो चाहती है उसके हित में भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय लिया करती है। तो एक शब्द और बताइए कि ये जो एकनाथ शिंदे का निर्णय लिया गया है, इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार ही ठीक से चलेगी, सरकार एक व्यवस्थित हो जाएगी, हिंदुत्व प्रभावी होगा, या साथ में शिवसेना पर कब्जा करने की भी तैयारी है? बाला साहब की शिवसेना और आज की शिवसेना का बीच का अंतर आप समझ रहे हैं जी। हम शिवसेना के उस वास्तविक स्वभाव को स्वीकार करते हैं जो बाला साहब के नेतृत्व में शिवसेना में था। वर्तमान की शिवसेना एक कठपुतली है जो सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए कांग्रेस एनसीपी जैसे दलों से गठबंधन करके सरकार बना रही थी। ऐसे में जो विधायक चुन के आए थे, आप उन्हें विधायकों की मजबूरी भी समझिए। जो विधायक जब जनता जनार्दन से अब वोट प्राप्त करके आते हैं, जो वादे उनसे करके आते हैं, जब उनकी सरकार उन वादों पर खड़ी नहीं उतरती है, भारतीय जनता पार्टी ने उन विधायकों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन विधायकों को एक मौका दिया है कि यदि आप अपने विचारों के अनुरूप जनता जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं तो हम आपका सहयोग करें। बिल्कुल, मैं आपसे तो फिर आप भी एक साझेदार थे। मैं तो ये मानता हूं कि आपको बड़ा नुकसान हो गया। जो बड़े भाई की भूमिका महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, वो आज वो जूनियर होकर के 30वें नंबर पे चली गई है और जाते जाते औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल दिया। इससे भी आपको झटका लगा और आपने इसका विरोध भी किया। यहाँ तक कि कैबिनेट की मीटिंग में जो आपके मंत्री थे वो छोड़ करके चले भी आए। मेरा सवाल है कि एक तो ये बताइए कि आपने क्या पाया, नंबर 1, और नंबर 2 हम ये भी जानना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से महाराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग एक गठबंधन के साथी थे। जब महाराष्ट्र में जनता निर्णय आया, उसके बाद एक ऐसी सरकार बननी थी कि जो बीजेपी के धुर विरोधी हों, और उद्धव ठाकरे जी ने एक ऐसा निर्णय लिया कि हम जो है कांग्रेस एनसीपी के साथ जाके सरकार बनाएंगे। देखिए, उसमें जो परिस्थितियां थी उसमें सरकार बनना इस तरह का लाजमी था। रही बात, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए सबसे बड़ी चीज है आज देश के अंदर
जो गैर भाजपा के दलों की सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है, उसमें ईडी और सीबीआई का बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। और यहां तक कि जो मीडिया लिख रही है कि एक एक विधायक को 50-50 करोड़ में खरीदा गया, तो देखिए कहीं ना जनबल और धनबल का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सहयोगी पार्टी थे, और जिस तरह से बाद में जो निर्णय लिए बिल्कुल भी एक वो गलत निर्णय थे। सहयोगी दलों को साथ में लेकर निर्णय करना चाहिए था। लेकिन मैं भी इस बात में कहना चाहता हूं कि जो शिवसेना के नहीं हुए, इतने बरस रहने के बाद, तो वो बीजेपी के क्या होंगे? तो मैं भी अभी भी कह देना चाहता हूं कि ये सरकार 1 साल से ज्यादा चलेगी नहीं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां पे क्या हुआ। आज सिंधिया बिल्कुल हाशिए पे खड़े हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा अपने केंद्र में के सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और जिस तरह से गैर भाजपा सरकारों को गिराने का काम कर रही है, आने वाले वक्त में ये इसी में भारी पड़ेगा। देखिए जिस तरह से भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और उसके बाद आप 5 से 10 साल बाद मेरी नजीर आप देख लीजिएगा, ये भाजपा खत्म होने के लौ पे आ जाएगी। जिस तरह से बीजेपी अपने धनबल और उसका दुरुपयोग कर रही है, जहां पे जनादेश का अपमान कर रही है। अभी ये कह रहे थे कि बाला साहब, इनको बड़ा दर्द हो रहा बाला साहब के, और उसके बाद आपने मुफ्ती के साथ, सईदा मुफ्ती के साथ आपने कश्मीर सरकार बनाई, ये भी तो आपके एजेंडे के खिलाफ था। एकनाथ शिंदे के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए एकनाथ शिंदे का कोई जनाधार नहीं था। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, जो जनाधार था वो शिवसेना का था, बाबा साहब का, और उद्धव ठाकरे ये जनादेश था। उसके बाद पैसे से और जनबल दल से, सीबी से, ईडी से डराकर जिस तरह विधायकों को तोड़ा गया और सत्ता का लालच दिया गया। शिंदे तो एक कठपुतली है, और कठपुतली सरकार कब तक रहेगी? लगता है कि शिवसेना पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देखिए हर दल की अपनी राजनीति होती है, और ये एक दिन दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर शिवसेना शिंदे फेंक दिए जाएंगे। छोटी सी बात, हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता ने अभी कहा, बात को आप दोबारा जांच कीजिए। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। आप काबिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसीकरण के वो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? किस इस गुण को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके पास नेता ही नहीं है, तो हमारे ख्याल से एक्सप्लोर कर रहे हो, हमारे ख्याल से ले जा रहे हो। और जिस तरह से कांग्रेसीकरण हो रहा है, आने वाले वक्त में वहां पे भाजपा बी टीम बन के रह जाएगी। कांग्रेस की बी टीम बन के रह जाएगी। समय का इंतजार करो। यही जो कांग्रेस के वहां गए हैं, उसको बिल्कुल बीजेपी को कांग्रेसीकरण कर देंगे। आप परेशान हो? जिस तरह से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, जिस तरह से दिया बुझता है ना, वो फैलाता है, उसी तरह बीजेपी का हाल है। आपके कुकर्म और आपकी सत्ता, आपका सीबीआई, आपकी ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हो, उस तरह ये देश के लिए विनाशक है, और आने वाले वक्त में ये विनाशक आपको खा जाएगा। हमारा यही बच्चा, हम 100 पार्टी है, हमने देश को आजादी का किया, हम मुखबिरों की पार्टी नहीं है। हम इस देश को मुखबिरों की पार्टी नहीं है। इस देश को वाली पार्टी है। हो गया। बस आखिरी कमेंट, अभिषेक महाराष्ट्र में आप भी थे, और कल मैंने देखा और सुना भी कि अबू आदमी बड़े गुस्से में थे, क्योंकि जाते जाते उनका आरोप था कि हिंदुत्व का कांड, क्या जो नाम बदला, तो ये जो आरोप लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व दूसरा है और ये हिंदुत्व दूसरा है, तो क्या जाते जाते उद्धव ठाकरे ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, जो बाला साहब का जो हिंदुत्व है वही हम अपना रहे हैं, और देखो मैंने नाम भी बदल दिया। और आज जिस तरीके की राजनीति वहाँ चली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जी, इस प्रकरण में कोई बड़ी डील का काम होने का काम चल रहा है जी। सरकार द्वारा बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। सरकार एक तरफ मैसेज देने का काम कर रही है कि देखिए ये सरकार ठीक नहीं थी, इन्हीं के विधायकों ने इनसे साथ तोड़ करके हमारे इन्हीं के विधायक टूट गए और सरकार टूट गई। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं अपने ही वर्जन में कि मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी का सहयोग प्राप्त है। इसका मतलब
एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो ये खिचड़ी थी कई वर्षों से, कई महीनों से पक रही थी, जो उन्होंने मंच पे शेयर किया। उन्होंने बताया कि हम रुष्ट नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक देह है, वो जिसके साथ रहती है उसी को खत्म कर देती है। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, सबके साथ इन्होंने सहयोग लेकर के कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम किया और बाद में उस पार्टी को खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है। आज उनका टारगेट 2024 लोकसभा है। उनके लिए मुख्यमंत्री इशू नहीं है। मुख्यमंत्री तो वो करेगा, सरकार की बागडोर तो हमारे हाथ में है, सरकार तो हम ही चलाएंगे, लेकिन विजन हमारा 2024 लोकसभा है और उसको पूरे करने में सरकार अपनी मशीनरी का, अपने ताकत का, अपने धन बल का प्रयोग करने में लग गई है। ठीक बात, बहुत सही बात कही आपने। फैजल जी, आइए जरा यूपी की बात कर लें। क्या यूपी में बीजेपी ने तय कर रखा कि विपक्ष को बिल्कुल शून्य कर देना है? क्या अब लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी और इसीलिए आपने हारी हुई 14 सीटों को जीतने के लिए 2024 में अभी से रणनीति बना ली है और काम भी अपने 4 मंत्रियों को सौंप दिया? ये कौन सी नीति है? कौन सा आपको आजमगढ़ और रामपुर से इतनी बड़ी वरदान मिल गया है जिससे आपके इतने हौसले बुलंद हैं कि अब आप जो है सोनिया गांधी का भी गढ़ तोड़ देंगे, मुलायम का भी गढ़ तोड़ देंगे और बसपा का भी गढ़ तोड़ देंगे? माननीय भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करती है। ठीक। यह निर्णय कि उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलेगी ये जनता जनार्दन तय करती है। लेकिन अभी जो आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ों में उन लोगों के वोट जिन्हें एक तरह से बंधुआ समाजवादी पार्टी के वोटर्स कहा जाता है, जिनको लगातार समाजवादी पार्टी को जिनका वोट मिलता रहा है, उन समाजों का, उन वर्गों का वोट जब भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, यहां से जनता जनार्दन की इच्छा शक्ति हमें दिखाई देती है कि जनता जनार्दन की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेठी से पूर्व में जीत के उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चीज का एहसास करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो सेवक उसको प्राप्त होना है वो उनके सेवा कार्य से संतुष्ट है। दूसरी ओर एक बहुत मजबूत बात यह कि अभी आपने आजमगढ़ चुनाव में देखा हाउ कैन यू रोक, तो इस प्रकार के व्यक्तित्वों से उत्तर प्रदेश को आजाद कराना यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल होने के कारण दायित्व बनता है कि हाउ कैन यू रोक प्रकार के जितने भी रोग हैं उत्तर प्रदेश से, हमको उत्तर प्रदेश को इन रोगों से मुक्त करना है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतना यह भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने यह बीड़ा उठाया है और मुझे यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन सन 2024 में 80 में से 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने वाली। जी, बहुत अच्छी बात। अभिषेक, सुना आपने, कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था, इनका कहना है, और अब उसकी इच्छा शक्ति बदल गई है। अब वो सीधे सीधे तौर पर उससे दूर हट रही है। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्यों नहीं उनका वेलकम करें। और उन्होंने कहा कि आपने आजमगढ़ भी देख लिया है, अब जो जो रोग हैं, जो जो रोक है, ये सब हम दूर करेंगे और 80 में 80 सीटें जीतेंगे। मतलब आजमगढ़ में आपका हारना, रामपुर में आपका हारना एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान सिद्ध हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं, जब किसी प्रदेश में उस पार्टी की सरकार होती है तो उसका पूरे प्रदेश पे होल्ड होता है। केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी है, और ये उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव सत्ता के ही माने जाते हैं। लगभग अगर 100 चुनाव में अगर 100 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जिन प्रदेशों में जिनकी सत्ता होती है उनके 80%
70 से 80% कैंडिडेट उन्हीं प्रत्याशियों के जीतते हैं जिनकी सरकार होती है। अब रही बात 80 में 80 सीटें जीतने की, तो सपने देखना, प्रयास करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, लेकिन ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी के पास 50 सीटें हुआ करती थी, आज हम 125 पे खड़े हैं। जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह आगे हम अपना प्रयास करते रहेंगे। गलतियां भी हैं, लेकिन कुछ, अभी एक बात मैंने कही थी, धन और बल, सरकारी मशीनरी, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखे, लेकिन सरकार व्यवस्था तो नहीं कर पा रही है, कन्वर्जन कर रही है। उसके बाद उन्होंने ये एक मैसेज देने का काम किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश हार जाती तो इनको 2024 में यूपी में अपनी बात रखने में बड़ी समस्याएं आती कि दो उपचुनाव हार गए लोकसभा के, सरकार जवाब देने में के लायक ना होती। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत, सरकारी मशीनरी और धन का उपयोग करते हुए दोनों चुनाव पे सत्ता की हनक से चुनाव जिताने का काम किया। यहां तक कि जो कैंडिडेट होता है उसका नामांकन का जो मतगणना अभिकर्ता होता है उसको तक अंदर नहीं जाने दिया। लाठियों के सहारे नेताओं को अपनी सरकार के नुमाइंदों द्वारा उनको मैनेज कराया गया और लगभग 15 से 17 हजार से उस चुनाव को जीत लिया गया। ठीक बात, मैं आपकी बात, हाँ फैजल कुछ कहना चाहते हैं, हाँ बोलिए। मुझे विरोधी दलों की एक मानसिकता का अंदाजा नहीं हो पा रहा। मैं आज आपके मन से इस मानसिकता को जानना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो ईवीएम गड़बड़ होती है, हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चुनाव हारते हैं तो जनाधार हमारा कमजोर हो जाता है। सन 2017 में जब हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए, हम उसके बाद के उपचुनाव हार गए। जब हम उपचुनाव हार गए तो इन्हीं मित्रों ने हमारे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमजोर हो गया। ताकत में तुम तब भी थे, केंद्र में हमारी सरकार थी, प्रदेश में हमारी सरकार थी, हम उपचुनाव हारे तो हमारा जनाधार खत्म हो गया। और जब वैसा ही उपचुनाव हम जीतते हैं तो हम ताकत और धनबल का प्रयोग करें। मेरे मित्रों, इससे बेहतर आप जनता जनार्दन के से किए हुए वादों को पूरा करने का राजनीतिक दल के रूप में प्रयास करें तो आपका भी इसी प्रकार से विकास होगा जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका चारों ओर मिल रहा है। ठीक बात, हाँ रमेश जी, जैसे आपने, हमारे भाई हैं फैजल जी, इन्होंने बताया कि जनता के जनादेश पे जब ईवीएम में उपचुनाव हम हारे थे, देखिए हार जीत का अंतर होता है। कोई चुनाव हम 2 लाख से जीतते हैं और कोई 2000 से जीतते हैं, लेकिन सरकार की मशीनरियां 100% अगर ये करेगी तो इनको पर आरोप लगते हैं। तो एक इनका एक आकलन है कि भाई हमको यहां तक इस चीज पे बैलेंसिंग करके काम करना है। पूरा अगर किसी विधानसभा लोकसभा सीट में कोई प्रत्याशी 2 लाख से जीतता है तो वहां पे फोकस नहीं करते हैं हम, लेकिन जो प्रत्याशी हमारा 10, 15, 20 हजार पे होते उस पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं और जिस उपयोग का जिस चीज की आवश्यकता होती है, धनबल, यही भारतीय जनता पार्टी थी। 80 में जब स्टार्ट हुई तो 2 सीटों से पूरे देश पे एक दल बन के उभरी। आज वही पार्टी 300 सीटों लेकर के केंद्र सरकार में 10 वर्षों से स्थापित है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी की भी 400 सीटें हुआ करती थी, वहां तक भारतीय जनता पार्टी भी पहुंची नहीं है। तो ये समय की बात है, जनता का जनादेश है, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करने के साथ कुछ गलतियां और सरकार की जो ताकत और सत्ता का उपयोग है उसके बारे में भी जनता को बताने चलने का काम हमारा राजनीतिक दायित्व है और वो हम समय समय पर करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत। तो फिर अमेठी तो छीन ली, अब रायबरेली की बारी है, ध्यान रखिएगा। अब गई सीटें भी पूरी तरीके से देखिए डॉक्टर साहब, राजनीति में अति आत्मविश्वास बहुत खराब होता है
और जैसे हमारे मित्र सपा के कह रहे थे, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का भी अति आत्मविश्वास ले डूबा। और एक मैसेज उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय में भी गया कि कांग्रेस ही बीजेपी जैसी जो नफर फैलाने वाली पार्टी है, उससे कांग्रेस ही लड़ाई लड़ सकती है। रही बात आप कह रहे हो कि रायबरेली अमेठी, देखिए जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे 2024 के, तो वहां पर एक अलग वर्जन होगा, अलग पहलू होगा। पहलू यह भी होगा कि यही भाजपा सरकार जिसने यह देश के बड़े बड़े संसाधन बेच डाले, आज वही जो सरकार जो सेना में नौकरी नहीं दे पा रही है, आज जो जिसने अग्निवीर ऐसे योजना लाई है 4 साल की नौकरी के लिए, यह भी एक बड़ा इंपैक्ट होगा। अब आप देखिएगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बिल्कुल उलट परिणाम आएंगे। और उत्तर प्रदेश का जो क्या कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय है, वो भी देख रहा है कि जो क्या कहते हैं सपा है, वो भाजपा से लड़ने की ताकत में नहीं है। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं कि योगी सरकार ने पूरे दोनों सीटों पर लड़ने के लिए पूरे मशीनरी का दुरुपयोग किया, इनके प्रत्याशियों को परेशान किया। क्यों नहीं बोलते हैं आप? मैं तो कांग्रेसियों के नाते पूरा कहता हूं कि मेरा प्रत्याशी नहीं था, उसके बावजूद आपके प्रत्याशी को परेशान किया गया। मुस्लिम जो भी वोटर जा रहा था उसके पर लाठी चलाई गई, उसके बाद बूथों पर लोगों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया। क्या ये खुली आपको कुछ वो भी नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल है। मैंने कहा कि हम लोगों ने इनको कहा कि आपकी सीटें थी परंपरागत सीटें थी, हमने आपको वो दिया, सहयोग किया, लेकिन आप नहीं लड़ पाए। लेकिन 2024 का चुनाव आप देखेगा पूरे भारत के अंदर बीजेपी को साफ करने का काम कांग्रेस करेगी। मेरे काबिल मित्र मुझे 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बता दें। या तो आप कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस की ओर देख रही, या भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है तो जनता जनार्दन कैसे कांग्रेस की ओर देख रही, इस बिंदु को स्पष्ट बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव विकास का होगा और बर्बादी का होगा। जो देश के संसाधन बेचे हैं और जिस तरह से युवा भटक रहा है, किसान परेशान है, कामगार परेशान है, और कांग्रेसीकरण की बात करो, यही कांग्रेसी जब अपने घर वापसी करेंगे, अपने दल में आएंगे, तो आपकी बीजेपी इसी हाशिए में खड़ी मिलेगी। जिस तरह से आप ईडी सीबीआई का दिखा के आप प्रधान हो, यही सीबीआई आपको वापस करेगी। और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो सरकार बनाने का काम होगा, जो मैं आपको इस मंच में कहना चाहता हूँ, कि इस सरकार का जो कि युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, जो कामकाज विरोधी है, उसको सत्ता से वापस करना पड़ेगा। और राहुल गांधी के रूप में इस देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो इस देश को स्थापित करने का काम करेगा। कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ जरा मुद्दों पे बात होगी तो अच्छी होगी। हम आखिरी में एक कमेंट जरा मोनू से ले लें, फिर उसके बाद हमको जरा ब्रेक में जाना होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। हाँ मोनी बताइए क्या कहना आपको? मतलब जैसे अभी फैजल भाई हमारे बता रहे थे जी कि सरकार, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, मुंबई में सरकार का समर्थन वापस हो गया, संजय राउत ने बोलना शुरू किया, सरकार ने ईडी का नोटिस भेज करके जिस दिन उनकी रैली थी उनको बताया कि देखिए हम सरकार हैं और मेरे पास इंक्वायरी कमीशन, सीबीआई, ऐसे सैकड़ों सरकारी विभाग हैं जिसके द्वारा हम आपका उत्पीड़न कर सकते हैं। सरकार हर जगह ऐसे अपने, अभी मैंने आपसे जो सरकारी तंत्र की बात की, और जैसे एक हमारे भाई ने बताया, ऐसे ही आजमगढ़ में हुआ। आजमगढ़ में एक दल के नेता जो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहा जाता है, एज ए बसपा, मैं नाम लेके कह रहा हूं उस पार्टी का, उन्होंने जानबूझ करके प्रदेश के सबसे बड़े उस जिले के सबसे बड़े पूंजीपति माइनॉरिटी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा करके भारतीय समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अपना बी कैंडिडेट बना दिया। जैसे प्रदेश में वैसे ही शहर पे, प्रदेश पे, जिले में भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को चिन्हित करती है कि कौन इनको रोकने का काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण वो भी रहा जिस कारणवश आजमगढ़ में हमारा प्रत्याशी हार गया, और सरकार ने उस कैंडिडेट को भी, मुझे लगता है, दबाव बना करके चुनाव लड़ने पे मजबूर किया और कहा अगर आप नहीं लड़ेंगे तो बुलडोजर से लेकर के सारी इंक्वायरी कमीशन आपके खिलाफ तैयार है और आप चुनाव लड़िए, अन्यथा चूंकि करंट विधायक पूर्व में रहा था,
तो उसको लाभ मिला और उसने समाजवादी पार्टी के एक बड़े वोट बैंक का नुकसान किया। इस बात को हम लोग एग्री करते हैं। चलिए चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसकी चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूपी में बीजेपी के लक्ष्य की 80 में 80 की। फैजल भाई, मैं आपसे जरा एक जानकारी लेना चाहता हूं, 2 पॉइंट पर बताइएगा। अभिषेक ने जो बात कही है उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करते हुए बता रहा हूं कि आजमगढ़ में जिस तरीके से 2,66,000 वोट मिले गुड्डू जमाली को, उससे सपा को बहुत बड़ा झटका लगा। और ये भी सही है कि गुड्डू जमाली चाहते थे, सपा के साथ नहीं किया अखिलेश ने, वो अपनी उनकी रणनीति थी। लेकिन निरहुआ भी ये बात कहते हैं कि अगर 2019 में ये गुड्डू जमाली लड़ जाते, सपा बसपा एक ना होती, तो वो चुनाव भी हम जीत लेते। माने सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनकी जीत का श्रेय गुड्डू जमाली को, नंबर 1। दूसरी ओर अगर रामपुर की बात करें तो आप कह सकते हैं कि आजम खां का जो वोट बैंक था वो कमजोर पड़ गया, लेकिन आजम खां वहां पर जिस तरीके से लोकतंत्र पर ठोक तंत्र की बात करते हैं और ये भी कहते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि हमने जो है जीती है सीट ये, लेकिन मुझे हरा दिया गया। ये 2 पॉइंट पे, तो जब आप इस नीति में यहाँ आ रहे हैं और 14 की जीतने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से होंगे, कौन से समीकरण में आप जीत जाएंगे, जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। पहले तो हम लोग आजमगढ़ से बात शुरू करते हैं। हाँ, मैंने गुड्डू जमाली जो बसपा के प्रत्याशी थे उनका इंटरव्यू सुना। हाँ, उस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वो समाजवादी पार्टी से निरंतर वहां से टिकट का आग्रह कर रहे थे। ठीक। लेकिन अखिलेश जी जो अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता से पीड़ित हैं, वो अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता से पीड़ित हैं, क्योंकि ये एक परिवार जो मुलायम सिंह जी का, अखिलेश यादव जी का है ना, ये परिवार राजनीति में सबसे योग्य लोगों को जन्म देता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार से सर्वाधिक अगर जनप्रतिनिधि हैं तो वो ये मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है। तो इनके भाई जो हाउ कैन यू रोग थे, वो ज्यादा उनको योग्य लगे एक अल्पसंख्यक की बनिस्बत, एक अल्पसंख्यक के कंपैरिजन में उनको धर्मेंद्र यादव ज्यादा योग्य लगती है। इसकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। गुड्डू जमाली भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने नहीं आए थे, गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था। वो आहत समाजवादी पार्टी से और उनके समाजवादी पार्टी के बीच के वोटों का इतना कम अंतर ये बताता है कि उस व्यक्ति का अल्पसंख्यक समाज में जनाधार था। अल्पसंख्यक समाज के नेतृत्व को कमजोर करना, अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करना, अखिलेश यादव जी का लाभ बीजेपी को मिला, ये बात सही है। ये तो नरेगा ने भी कह दिया। चलिए रामपुर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रामपुर जनता ने इतने दिन में देख लिया कि आजम खान साहब ने किस प्रकार से, जब आरोप लगे ना, जब आरोप लगे तो जनता जानता है कि सामने चीजें आई कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन पे कब्जा किया गया, किस प्रकार से अपने बेटे की उम्र को छुपाकर उसको आपने जनप्रतिनिधि बनाने का प्रयास किया। तो आज वो तो रामपुर की जनता ज्यादा का विश्वास आजम खान के ऊपर से उठ चुका था। और दूसरी तरफ मैं एक बात और क्या कहता हूं, दूसरी तरफ हुनर हाट से लेकर तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जो केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं थी, हमारे आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी के माध्यम से रामपुर में लगातार जब उन चीजों का प्रचार प्रसार और जनता जनार्दन के सहयोग का प्रयास हुआ, उस सहयोग का हमें लाभ मिला और रामपुर में हमारा प्रत्याशी। अच्छी बात। मोनू, जरा मुझे एक बात समझाइए कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए अभी से तैयारी कर रही है, टारगेट फिक्स कर रही है, रणनीति बना रही है, कमान सौंप रही है। और अगर आप सपा की बात करें तो सपा में गठबंधन में ही तकरार मची हुई है। वहाँ पर रात भर रोज कहते हैं और अखिलेश को तो इस तरीके से करते हैं कि वो एसी में है, एसी से बाहर आ जाए, यानी क्या क्या बात होती है। संजय चौहान अलग लगे हुए हैं। तो अगर आप यूँ देखिए कि आपके नेता में इतनी भी गंभीरता नहीं रही कि आप जाकर के इतने अहम 2 उपचुनाव थे उनमें कम से कम आप चले ही जाते, आप वहाँ भी नहीं गए। तो क्या माना जाए, क्या जो है आपके नेता चुनाव के प्रति
पूरी तरीके से गंभीर नहीं रहते, या फिर रहते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ खामियां रहती। क्योंकि अभी आप जब बोल रहे थे तो 2 बार कहा था आपने कि गलती हुई, तो जरा वो कौन सी गलतियां थी, वो कौन से, और आपके नेता इतने क्यों नहीं एक्टिव है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जैसा भी आपने बताया फैजल भाई ने कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके नेता सिंगल अकेले अखिलेश यादव हैं। तो पहले तो ये डिफाइन हो कि अखिलेश यादव के अलावा भी समाजवादी पार्टी में कौन कौन नेता है जिनकी लीडरशिप चलती है, कि अखिलेश जी की चलती है। और रही बात तैयारी की, समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में कुछ ना कुछ सुधार किया, तभी आज जो हमारे पास सीटें थी उससे 2 गुनी से ज्यादा सीटें हम लोग ने रिकवर करके आज प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उत्तर प्रदेश के सदन में समाजवादी पार्टी के विधायकगण वहां पे नेतृत्व कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में जिस तरीके से हम लोग की भूमिका होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये संगठन का विषय है, संगठन में हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी 2024 के लिए विचार कर रहे हैं। चूंकि आने वाला चुनाव नगर निकाय का है, तो पहले फोकस उन लोगों पे करेंगे ताकि जमीन से, जैसे आपने बात बताई ना कि बसपा आप कह रही है जमीन पे भी हम, तो जमीन से हम लोग नगर पंचायत, नगर निगम फिर फोकस करके अपने ज्यादा से ज्यादा मजबूत कैंडिडेटों को जिता करके जमीनी जनाधार जोड़ने का काम करेंगे, और फिर 2024 लोकसभा में सबको एक साथ लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और रही बात आपने सहयोगी दलों की जो बात कही जी, सहयोगी दल सत्ता और अवसर के साथ रहते हैं। जब उनको लगता है कि आप मजबूत हैं, आप सत्ता में हैं, तो आपके साथ रहते हैं और आपकी बातों को मानते रहते हैं। लेकिन जब आप लगता है कि 5 साल संघर्ष का है, तो वो इधर उधर बातें करके अपनी लीडरशिप को डेवलप करना चाहते। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने। और रही बात 2024 की, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रदेश पे जितनी सीटें हैं उसकी भी वो भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। उपचुनाव सत्ता का होता है, लेकिन जब पूरे प्रदेश पे सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उसका इम्पैक्ट अलग होता है। ठीक बात। लेकिन सोनू एक लाइन बताइए, जो इनकी तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे एक अच्छाई कह देंगे हम, हाँ, कि वो किसी को काम बताने का मौका ही नहीं देती है, वो काम ही में लगाए रहती है कि जाइए तैयारी करिए अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि उनके पास जो भी आए उनसे कहे भाई साहब चलिए 2024 की तैयारी करिए। आप सरकार को पास अच्छी बुरी बात ना सुनने के लिए तैयार है और ना कहने के लिए। वो कहती है कुछ नहीं, आप सुनिए ना कहिए, केवल अगली सरकार बनाने के लिए काम करते रहिए। उसके पास एक ही एजेंडा है, ठीक बात है, उसको सुनना ही नहीं है, उनको जनता से बहुत लगाव नहीं है। वो केवल अपने सरकारी अफसर, देश के उद्योगपति, ठीक बात, पूंजीपति और ऐसे गिने चुने कुछ लोग हैं, उनके साथ बैठक करके, ठीक बात, उनके साथ बैठ करके उन प्रशासनिक अफसरों के साथ पूरे देश और प्रदेश को चलाने का काम कर रही है। योजनाएं तो बहुत है। मैंने एक छोटी सी बात बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से आदेश करते हैं, मैं उनके कार्यरत और मिनट्स पढ़ता रहता हूं। उन्होंने कहा दाखिल खारिज के कामों पे कोई हीला हवाली नहीं, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे 100 मामले तहसील से लेकर नगर निगम में पड़े होंगे जिसपे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेवजह स्पीड ब्रेकर को हटाने का काम किया जाए। सरकार के अधिकारी सुनते नहीं हैं। वो बता दीजिए जरा कितने आप भी शहर पे निकलते होंगे, कितने डिवाइडरों को उन्होंने फ्लैट करने का काम किया। चलिए हो गया, बिल्कुल। सरकार ने एक नई ट्रांसफर नीति लागू की,
और 30 तारीख तक उस पर इंप्लीमेंट करना है। किसी पेपर में, किसी गजट में आपने सुना कि शहर स्तर में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया जा रहा हो? चलिए, हो गया। ये तिथियां जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की हैं, तो मैं उस विषय में क्या कहूं? क्या संक्षेप बात करें, हमको तो फाइल बात करनी जी। आप बोलिए कुछ कहेंगे? जो अभी भैया ने एक चीज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता है कि आप अगले चुनाव की तैयारी कीजिए। जनता का कोई काम नहीं होता, जनता कोई काम नहीं होता, किसी की बात सुनी जाती। मेरे काबिल दोस्त, आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की बात कर रहे हो, आप उन कार्यकर्ताओं के लिए बात कर रहे हो जिन्होंने अपने घर परिवार के साथ साथ इस देश के प्रति अपने दायित्व की चिंतन किया। आप उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो जो राष्ट्र हित में और इस देश के संस्कारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया हुआ कार्यकर्ता है। आप उन कार्यकर्ताओं की बात करो। और भारतीय जनता पार्टी का निरंतर अगर सरकार बनाई तो उसमें जनता जनार्दन का सहयोग है। ये कार्यकर्ता मात्र भर के वोट से अगर आप चाहें कि सरकारें बन जाएंगे, आप कार्यकर्ताओं के वोट से बनते हैं, जनता के वोट से बनते हैं। फैजल भाई आप ये बताइए, आप कार्यकर्ताओं के वोट से लीडर हैं कि जनता के वोट से लीडर हैं? आप हमको बता दीजिए। मैं आप नहीं, तो मैंने आपसे कार्यकर्ताओं की बात की है, मैंने जनता की बात नहीं की। फैजल भाई आप डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं केवल आपके कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में सहयोग सबका टीका होता है, लेकिन आप कार्यकर्ता और जनता को डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, एक ही साथ जोड़ दे रहे हैं। तो फिर भाई रणनीति बन रही है और मुझे लगता है अभी कांग्रेस किसी और चिंतन में लगी है। ईडी की समस्या है, तो वहाँ पर रणनीति की बात करना है, 2024 की बात की तैयारी की बात करना, तो अभी लगता है बेईमानी हुआ। लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, जब अब चुनाव होता है और चुनाव में जब मुद्दे उछलते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को या सबको किया जाता है और जो परिणाम आते हैं, तो जब हम पूछते हैं तो सवाल का जवाब ये आता है कि वो धर्म फैला दिया गया, जातिवाद हो गई, वर्गवाद फैला दिया गया और उससे वोट, और असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी से कोई बात। अब देखिए ना, राजस्थान में जो कुछ कांड हो गया, उदयपुर, आप उससे भली प्रकार परिचित हैं। अब कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो रही है, हो जाएगा चुनाव, ये राजस्थान को लेकर के होगा, क्योंकि राजस्थान में कोई ये पहली बात नहीं है कि उदयपुर हुआ, वहाँ पर जो है जोधपुर का कांड हुआ, वहाँ पर अलवर का कांड हुआ, वहाँ पर इसके पहले और कांड हुए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम बीजेपी कर रही है, तो फिर ये भी चुनाव का एक मुद्दा बनेगा और फिर आप कह देंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो धनबाद चलता है। क्या कहना है इस बारे में, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 2024 की हमारी पूरी तैयारी है। हाँ। हमारे डीआरओ पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के अंदर संगठन का काम कर रहे हैं। ठीक। और आप देखिए कि जो भारत सरकार की नाकामियां हैं, नहीं सुना कि सब पेशेवर हैं, तनख्वाह वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब संगठन के लोग हैं। अच्छा। और आप देखिए पूरे भारत के अंदर जो भी भाजपा सरकार की नाकामियां हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन जो है कांग्रेस कर रही है। और उसके बाद चाहे वो राहुल गांधी जी हो और चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, सब लोग आज सड़कों पर हैं। दूसरी चीज आपने कहा उदयपुर की घटना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जब कोई इस तरह घटना होती है, उसकी हम लोग आज पूरे कांग्रेस पार्टी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, देखिए, तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं, आज जो नुपुर शर्मा गायब है, जिस विधायक को तो आप तोड़ लाते हैं, लेकिन आज नुपुर शर्मा को आपने जेल क्यों नहीं भेजा? ये लोग तो फांसी के लिए दायित्व ही हैं। आपको एक घटना का पहले जाते हैं, एक जो है भाजपा के अन्य जो उनके फादर्स वो संगठन है, उसके एक अफजारुल राम का आपने सुना होगा, उसको जंगल में जाके जला दिया था। उसके बावजूद सुनिए, उसके बावजूद किसी संगठन ने उसकी फांसी मांगने की। हम तो कांग्रेस के लोग, हम यहाँ क्या करें, एनआईए को हमने रिपोर्ट कर दी और उनको जितनी सख्त का जो सजा हो सकती है वो दी जाएगी। लेकिन क्या इनकी सरकारें करती हैं? उन लोग पालने पोसने का काम करती हैं। और कांग्रेस जो त्वरित कार्रवाई करी, आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे अभी भाजपा के साथी बैठे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के बड़े हितैषी बन रहे थे, आज मुसलमान लड़कों को, बेगुनाह मुसलमान लड़कों को जेलों के अंदर सड़ा रहे हो। आप किस तरह की बात करते हो? आज पूरा उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक ये भी देख रहा है कि आपके क्रियाचरण पर क्या फर्क है। आप उत्तर प्रदेश के युवा के साथ जो हालत कर रहे हो और बुलडोजर में खड़े हो जाते हो। अगर हिम्मत है, जिन्होंने ट्रेनें जलाई है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति लूटी है, उनकी घर बुलडोजर चलाने की हिम्मत है? बताइए आप, किसी अल्पसंख्यकों में घर चलाने का काम करते हो आप लोग? तो भाई मेरा सवाल एक और है, जब कोई घटना होती है
तो आप घटना की कार्रवाई करिए, निंदा कर दीजिए, कोई अच्छी, लेकिन उसके साथ में 25 तो आप आड़े ले आते हैं, कभी उल्लूपुर सलबाग ले आते हैं, ये कौन सी नीति है? अरे भाई जो घटना हुई, एक मिनट, जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि एनआईए को हमने दे दिया, आपने ये कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आप दूसरी बात जब जोड़ते हैं तो फिर विवाद पैदा होता है। तो इस समय तो आपको ये चाहिए था कि राजस्थान में जो घटना हुई है, आपने अपना पक्ष, जैसे कि हमने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, हमने लगी थी, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी तुरंत कार्रवाई में आए और तुरंत में आए, पुलिस तुरंत कार्रवाई में आई, कोई पक्षपात नहीं किया गया, अल्पसंख्यकों ने वोट किया, उसके बावजूद तुरंत कार्रवाई की गई, उनको जेल भेजने का काम किया गया। हो गया, बस हो गया। अब मुझे जवाब दे दे फैजल, देखिए जवाब हमको दीजिएगा। देखिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उसको इधर उधर ले, कि मेरा सीधा सीधा सवाल केवल एक है कि जब वहां पर कार्रवाई की गई, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी इंटरनेशनल धाराएं भी लगा दी गई जिसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, एनआईए पहुंची है, एनआईए का पूरा सहयोग किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में इसमें फिर राजनीति क्यों होती है? फैजल भाई जरा हमको ये बता दीजिए जरा। ये अभी आपको क्या 30 सेकंड पहले इसमें राजनीति क्यों होती है, इस चीज का एहसास आपको नहीं हुआ क्या? आपको एहसास नहीं हुआ कि उदयपुर घटना की प्रेरणा लोगों को कहां से मिलती है? आप उदयपुर घटना की बात कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम श्रृंखलाबद्ध उन घटनाओं की चर्चा हो गई। जब मुस्लिम मारे जाते हैं तब आप लोग कहां होते हैं? बोलते हैं जब मुसलमानों के साथ अन्याय होता है जहां हमारी कांग्रेस सरकार ने उनको जेल भेजने का काम किया, उनको आतंकवादी की धाराएं लगाई, आप उनके बाद को पालने का काम करते हो जो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, आप उसको वाजिब स्टोरी देते हो, उसको वाजिब स्टोरी उसको जेल करने का इस देश के अंदर नफरत फैलाई है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसका तमाम पहुंच रहे हो, वाजिब बात होता है उसके बोलते नहीं हो, हम लोग कहते हैं तो फांसी दे दो, हम कहेंगे उसको फांसी दो, फांसी दो, तुमने कहा नाबूद कर दे, जो मुसलमान हम लोग तुमको फांसी दो, मुंह से बोल के नहीं निकलते, यहाँ बैठ के अगर बात करते हो बोलने की मत देखो। देखिए देखिए बहस में जब तर्क दिए जाते हैं तो अच्छी बात मैं तर्क की बात कर रहा हूं, बताइए एक मिनट दोनों रुक जाइए। फैजल भाई देखिए जो बात हुई है उसी की चर्चा कर दीजिए, ठीक है, आपने भी कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आतंकवाद को कुचला जाना है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन अगर मेरी सुन लीजिए, अभी आप मत बोलिएगा, देखिए बात वो करिए जो अभी किसी चीज को बढ़ाने के लिए आप चिल्लाना शुरू कर दे या वो चिल्लाना शुरू कर दे, इसका क्या मतलब है? ये तो फिर इस बात को दिखाता है कि आप लोग राजनीति नहीं, आप कहिए, आप एक से बात मैंने आपसे सवाल केवल इतना पूछा कि अगर ऐसा राजस्थान सरकार ने कर दिया था तो फिर इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप भी उसी चीज को बढ़ा रहे हैं, वो तुफैल भाई भी उसी को आ रहे हो। देखिए हो सकता है कि कुछ घटनाओं में कहीं पर कोई अन्याय हो तो उस पर आप बात करिए, और वो सरकार उसके संज्ञान में भी ले रही है, ऐसा भी नहीं कि संज्ञान में ले रही, तो बात करने में थोड़ा सा तर्क संगत बात होगी तो ज्यादा अच्छा। सुनो अब अंत में आप बताइए कि जो ये मामले आते हैं इसमें क्या करना चाहिए, कैसे आपकी पार्टी पर भी आरोप ये लग रहा है कि आप भी कहीं किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहना है आपका? किसकी मदद? एक मिनट मैं सोनू बात कर रहा हूँ। देखिए आप जो कह रहे हैं जी, बेसिकली प्रदेश में कोई भी घटना होती है जी, उसके लिए सरकार को हम लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। वो सरकार किसी की भी हो सकती है, कभी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, समाजवादी पार्टी की भी हुई रही है और बसपा की भी रही है। नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार का आम जनमानस की समस्याओं का शहर में हो रहे जो घटनाक्रम है उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं पे
तो उसको क्लेम करते हैं। और अगर सरकार उस पे अपना एक्शन निष्पक्ष रूप से नहीं लेती है तो हम लोग सरकार को फिर कटघरे में खींचने का काम करते हैं। एज ए विपक्ष हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर सरकार या सरकार के अधिकारीगण गलत तरीके से किसी ऐसे आदमी के खिलाफ कोई काम करेंगे और तो उस पे विपक्ष का काम है कि सही बातों करके संज्ञान में ला करके आप मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात कहने का काम करेंगे। ये हमारा विपक्ष का काम है और ये हम करते रहते हैं समय समय पर। आखिरी सवाल, एक लाइन में उत्तर चाहिए बस, उसमें ज्यादा नहीं, हम कोई भाषण नहीं, कोई फैसल सिद्दीकी, 80 में आपने 80 जीतने का लक्ष्य बनाया है, कितनी सीटें जीतने आ रहे हैं आप? मैं 2 लाइन में आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली लाइन ये कि हम 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी से आप ये जरूर सवाल कर लीजिएगा कि सन 2017 में आपने सहयोग लिया बीएसपी का, सन 2019 में आपने सहयोग लिया कांग्रेस का, फिर उसके बाद आपने सहयोग लिया राष्ट्रीय लोकदल का। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आगामी चुनाव में आपका सहयोगी कौन? चलिए मैं पूछ लूंगा। चलिए तो भाई ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमारी बड़ी रणनीति बन रही है, हम भी ये सब कर रहे हैं, तो कितना आपने भी कोई टारगेट वारगेट रखा है? जी बिल्कुल है। और हमारा जो पूरी तरीके से कम 80 में 50 सीटों पर हमारी पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जी अब बिल्कुल समझ लीजिए, जो भारत में आज बड़े अहम मुद्दे हैं, जो जैसे बेरोजगारी है, सेना के मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पर निकलने वाले हैं और इस सरकार को घेरने का काम करो। निश्चित तौर पर आप देखिएगा, आपके इसी चैनल में मैं दोबारा आऊंगा चुनाव 2024 के बाद, उत्तर प्रदेश के परिणाम चौंकाने वाले आएंगे और ये इनका जो अति आत्मविश्वास है ये टूटेगा। ठीक, सोनू आप बताइए कि 80 में ये जो 80 जीतने का टारगेट है बीजेपी का, आपका क्या टारगेट है? देखिए, अब तो ये बात होगी कि 100 में 100 हमारा कोई नहीं बंटवारा है। ये तो राजनीति में, लोकतंत्र में नहीं, ये लोकतंत्र नहीं हो गई, ये तो ये राजतंत्र हो गया कि भाई सब हमारा ही है, हम ही लेके जाएंगे और किसी को कुछ मिलेगा नहीं। लोकतंत्र में जनता तय करेगी किसको कितना वोट मिलेगा। और रही बात, आपको हमारे साथी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने किससे समर्थन लिया, आप बताएंगे कि क्वेश्चन कौन करेगा, लेकिन फिर भी हम इनकी एक बात का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय अटल जी प्रधानमंत्री, उन्होंने 24 दलों के साथ सरकार बनाने का काम किया था। उसका जवाब कौन देगा, उसके बाद उन्होंने किसके साथ किया। और रही प्रदेश की बात, तो लोक दल से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने सरकार बनाई है। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप नहीं लागू किए हैं? आप हमसे पूछने का काम कर रहे हैं। आप सीटें कितनी लेने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है अब की बार अगर हम लोग अपने मुद्दों के साथ, तत्परता के साथ, अपने सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 40 सीटें उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी लीड करके लड़ने का काम करेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फैसल जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से और बड़े तर्क संगत ढंग से अपने विचार किए, दावे भी प्रस्तुत किए, और मुझे लगा कि दावों में भी बड़ा दम है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News